बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अपना डायगोनलाइजेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स वाला जो अपना टॉपिक है, अपना जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हैं। एक एग्जांपल से शुरू करूंगा। फर्ज कर लीजिए ये मैट्रिक्स मैंने लिया और उसको नाम दे देते हैं हम ए का। इसमें है 5007 और v1 ले लेता हूँ 10। और जब मैं इस 5007 वाले मैट्रिक्स को v1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 50। अब गौर कीजिए तो ये जो मैट्रिक्स है, जब मैंने इसको वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर पे इंपैक्ट क्या आया? एक इंपैक्ट आया जैसे मैंने इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। इस दूसरे वाले को देखिए, मैट्रिक्स अगेन ए है, जो v2 मैंने लिया वो ले लिया 0 और 1, और जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर मुझे मिला 07। तो अब विच इज इक्विवेलेंट टू 7v2। यहाँ पे भी ऐसे लग रहा था जैसे मैंने एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर v1 को। यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने वेक्टर v2 को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो कर क्या रहा है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसकी ज्योमेट्री भी हम इसको देखते हैं। फर्स्ट कीजिए ये आपका वेक्टर है 10। इसको अगर मैं कॉलम फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 10। जब मैं इसके साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता हूं 5007, तो ये करेगा क्या? ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद इस वेक्टर को उठा के 50 पे फेंक देगा। अब अगर मैं एक लम्हे के लिए 10 की बजाय 20 रख लूं तो 10 की बजाय जब मैं 20 यहाँ पे रखूंगा तो ये इसको फेंक देगा 10 पे। तो आप गौर करें तो आपके जितने भी वेक्टर्स जो कि इस लाइन पे आ रहे हैं, जो इस लाइन पे आ रहे हैं, या यूं कह लें 10 के जितने भी स्केलर मल्टीपल्स हैं वो एक खास स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 10 को अगर मैं 5007 से मल्टीप्लाई करता हूं या उसके किसी भी मल्टीपल को मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इंपैक्ट वही है जो एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का इंपैक्ट है। इस साइड को देखते हैं। अगर मैं 0 1 वाला जो मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई कर दूं 50 और 07 के साथ तो जो आंसर मुझे मिलेगा दैट इज 07। तो अगेन मैंने अब किया क्या, ये जो 01 वाला हमारा जो वेक्टर था उसको हमने यूं समझ लीजिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगेन जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो कॉम्प्लिकेटेड काम है, और अगर हमें एक ऐसा स्केलर मिल जाए जिसका इंपैक्ट वही है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है तो हमारी लाइफ सिंपल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब वो जो स्केलर है जिसकी मल्टीप्लिकेशन जितना इंपैक्ट आता है उसको हमने नाम देना आइगन वैल्यू का, और वो जो वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है उनको नाम देना हमने वेक्टर्स का, आइगन वेक्टर्स का। ओके, अब अगर इससे हम थोड़ा एक एग्जांपल और करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 1 1 ले लूं और 1 1 को कॉलम की फॉर्म में लिखूं तो यूं, अगर मैं 5007 को 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 57 आता है, जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 1 1 मेरा आइगन वेक्टर नहीं है, मुझे कोई आइगन वैल्यू उसके लिए नहीं मिल रही। अब ये जो एग्जांपल्स हैं इसी तरह से हम मैट्रिक्स अगर कॉम्प्लिकेट करते चले जाएं तो या मैट्रिक्स हम डिफरेंट करते चले जाएं तो हमारी कॉम्प्लिकेशन जो कंप्यूटेशन है वो कदरे डिफरेंट होंगी लेकिन उनका पैटर्न सिमिलर रहेगा। अब हम इसको थ्योरेटिकली देखते हैं, जो हमने अपनी पिछली डिस्कशन कर रखी है कि किस तरह से जो मैट्रिसेस की सिमिलैरिटी है वो रोल प्ले करती है। मैट्रिसेस की सिमिलैरिटी आपको याद होगा हम कर क्या रहे थे, हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखते थे एक बेसिस के हिसाब से, दूसरे बेसिस के हिसाब से। अगर एक ही ऑपरेटर की 2 मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस आ जाती थी तो वो आपको हम कहते थे दे आर सिमिलर, और हम उसको लिखते थे A इज इक्वल टू P इनवर्स B इज इक्वल टू P इनवर्स AP। अब हम उसी चक्कर को आगे लेके चलेंगे और अब उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लेट A be any n square matrix, then A is similar to a diagonal matrix
A कब डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा, और जब हम डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर लिखेंगे तो ये समझ लिया मैंने, सिर्फ उसकी डायगोनल एंट्रीज लिखनी है, बाकी सब जगह पे आपने समझना है कि 0 लिखा हुआ। अब होगा कैसे, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ बेसिस S कंसिस्टिंग ऑफ कॉलम वेक्टर्स। अब आपको कॉलम वेक्टर्स वाली एक बेसिस चाहिए, और वो बेसिस करे क्या कि जब आप A को अप्लाई करें पहले कॉलम वेक्टर पे तो आपका आंसर आए K1 U1, जब आप उसको अप्लाई करें दूसरे पे तो आंसर आए K2 U2, और जब nth आए तो आपका आंसर आए Kn Un। अगर आपको इस किस्म की बेसिस मिल जाए, n एलिमेंट्स वाली एक बेसिस मिल जाए एक मैट्रिक्स A के लिए जिसका ऑर्डर n क्रॉस n हो, तो हम कह देंगे A is similar to a diagonal matrix, A is diagonalizable, और इसी के साथ जुड़ी हुई टर्म में हम क्या कहते हैं कि ये हो गया हमारा आइगन वेक्टर, ये हो गई हमारी आइगन वैल्यू फॉर द मैट्रिक्स A। और फिर जो पहले हम लिखते थे यू B is equal to P इनवर्स A P, अब वो B की बजाय हमने लिख दिया D। अब D का मतलब ये कि सिर्फ आपकी डायगोनल एंट्रीज मौजूद है। अब डायगोनल एंट्रीज मौजूद होने का फिर हमें एडवांटेज भी मिलता है, वो हम देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, लेट A be any square matrix, a scalar lambda is called an eigenvalue of A if there exists non-zero column vector B such that AB is equal to lambda B। तो ये जो पहले हमने एग्जांपल्स की थी जिनमें K1 U1 लिख रहे थे, तो K1 आपकी उस सूरत में आइगन वैल्यू थी, U1 आपका आइगन वेक्टर था, उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया। Any vector B satisfying this relation is called an eigenvector of A belonging to lambda। अच्छा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल करवाई जिसमें हमने ये मैट्रिक्स लिया था 5 0 0 7, अब 1 0 हमने यहाँ पे लिखा था और हमें जो आंसर मिला था वो मिला था 5 0। अब गौर कीजिए, अगर मैं 1 0 का स्केलर मल्टीपल लिख दूं यहाँ पे 2 0, तो फिर ये आंसर आ जाएगा 10 0। अब गौर कीजिए तो A आपका चेंज नहीं हो रहा, आपने पहले लिखा था V1 और आंसर आ गया था आपका 5V1। अब अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूं, अब V1 ये ध्यान में रखिएगा कि आइगन वेक्टर है, तो अगर मैं V1 की बजाय लिख दूं 3V1 तो ये यहाँ पे आ जाएगा 15V1 which again can be written as 5 into 3V1। तो अब अगर V1 आपका आइगन वेक्टर है तो 3V1 भी आपका आइगन वेक्टर होगा। और अगर मैं फिर ये लिख दूं V1 के साथ मैं कुछ भी लिख दूं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T1 इज एनी स्केलर, तो V1 भी आइगन वेक्टर और V1 का हर स्केलर मल्टीपल आइगन वेक्टर, और ये बनाता है फिर ये जो V1 के सारे स्केलर मल्टीपल्स हैं ये बनाते हैं आइगन स्पेस। और हम आइगन स्पेस की टर्म अपने अगले लेक्चर में ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। मैंने आपको एक और बात आपके साथ की थी कि अगर हम मुझे मैट्रिक्स A की 100th पावर लेनी है तो फिर हम क्या करेंगे। फर्ज कर लीजिए कि A की 100th पावर में मेरी दिलचस्पी है, तो मैं ये कंप्यूट करना चाहता हूँ। अब जब मैं ये कंप्यूट करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा क्या कि इसके कोरिस्पोंडेंस में जो डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है मुझे मैं पहले उसको दे दूँ, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स मुझे कौन सा मिलता है, फिर मैं यूँ लिखूँगा। ओके, अब गौर कीजिए, अगर मैं d टू द पावर 100 लिखूं तो I ऑब्टेन P इनवर्स AP टाइम्स 100, और फिर इसको अगर देखें तो दिस इज P इनवर्स AP टाइम्स P इनवर्स AP टाइम्स P इनवर्स AP एंड सो ऑन। इसको मैं 100 टाइम्स लिख देता हूँ, जो समझ लीजिए कि मैंने 100 टाइम्स लिख दिया। अब 100 टाइम्स लिखने के बाद ये गौर कीजिए तो ये P इनवर्स AP आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये भी हो गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आगे भी आ गई, ये यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड सो ऑन। तो बचेगा हमारे पास एक ये P इनवर्स, ये आ जाएगा कि A टू द पावर 100 और ये आ जाएगा P। दिलचस्पी थी आपकी A टू द पावर 100 में, तो अब ये मिल जाएगा आपको P D टू द
पावर 100 p इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू a टू द पावर 100। तो ये कंप्यूटेशन आपकी बहुत आसान हो गई उस सूरत में जब आपने a को डायगोनलाइज कर लिया। अब ये जो आपका d है, d फर्ज कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे k1 0 0 k2 और मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी दिलचस्पी है d स्क्वायर में, तो आप गौर कीजिए आपको मिलेगा k1 स्क्वायर 0 एंड k2 स्क्वायर। एंड अगर इसी तरह से मैं d टू द पावर 100 भी लिखूं तो सिर्फ इनकी पावर चेंज होती चली जाएंगी और कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि डायगोनलाइजेशन के और बहुत सारे एडवांटेजेस में एक एडवांटेज ये भी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाती है। मैंने आपको इस वीडियो में आइगन वैल्यू जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसकी ज्योमेट्री के बारे में हम बता दिया, उसका बेसिस के साथ रिलेशनशिप बता दिया। अभी ये जस्ट शुरुआत है इस कॉन्सेप्ट के एडवांटेजेस की, हमें ये थ्योरेटिकल एडवांटेजेस भी देगा और रियल लाइफ के एप्लीकेशन में भी एडवांटेजेस देगा। आप इन वीडियोस को देखते रहिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए, अपने सवालात मेरे से शेयर करते रहिए। आप उन्हीं सवालात को फिर अगली वीडियोस में मैं कवर करता चला जाऊँगा। बहुत शुक्रिया।